अच्छा जी। प्रीवियस क्लास में जो है ना वो हमने कवर किया था टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, यानी टाइटल ऑप्टिमाइजेशन और टैग ऑप्टिमाइजेशन के टैग कैसे सेट करते हैं। और टाइटल ऑप्टिमाइजेशन और टैग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तीन चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये तीनों जो है ना ये ऑन पेज पे बेस करती हैं। समझ लें कि ऑन पेज जो है ना इन्हीं पे बेस करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है जी, टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली मेटा डाटा होता है, ठीक है। मेटा डाटा वो डाटा होता है जो कि गूगल के फ्रंट पेज पे शो होता है, ठीक है। मेटा कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन हमने कवर किया था। हमने हेडिंग टैग्स कवर किए थे H1 to H6 तक, ठीक है जी। इमेज आल्ट टैग्स या आल्ट एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं या आल्ट टेक्स्ट भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तीन नाम है इसके। ये कवर किया था, जियो टैगिंग कवर किया था, ठीक है, एंगेजिंग कंटेंट, ठीक है। आज हम करेंगे साइट ऑडिट के साइट ऑडिट रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि साइट ऑडिट नहीं करेंगे कंप्लीट साइट का, उसमें काफ़ी जो है ना वो टाइम जाता है। सिर्फ ये है कि वो हमें समझ लेके बता देता है कि कहाँ कहाँ क्या चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंट टूल्स हैं वो हमें बता देते हैं, ठीक है। उस टूल में हम जो है ना वो एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं और देन फिर हम जो क्लाइंट होता है उसे वो रिपोर्ट सेंड करते हैं कि ये देखें जी ये चेंजेस होने वाले हैं, ये साइट में आपके ई स्टोर में वेबसाइट या वट जो भी है उसमें ये चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। चाहे इवन के वो एक सिंगल लैंडिंग पेज ही क्यों ना हो, ठीक है। देन हम जो है ना वो कवर करेंगे यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन और परमालिंक स्ट्रक्चर। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, ठीक है, एक क्लिक पे सेट हो जाता है वर्डप्रेस में। पीएचपी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको करवा दिया था। साइट मैप्स आज कवर करना है और साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं, ये डिफरेंट टूल्स दिए हैं मैंने, ठीक है। वैसे इसका बड़ा सिंपल सा हल ये होता है कि आप गूगल पे लिखें तो आपको मिल जाते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। robot.txt कवर करेंगे, ठीक है। और अगर टाइम रहा तो स्कीमा मार्कअप भी आज ही हम कवर कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइट ऑडिट से। यहाँ मेरे पास आज एक डिफरेंट वेबसाइट है, ठीक है। पहले एक डिफरेंट वेबसाइट थी, आज डिफरेंट वेबसाइट है क्लाइंट की, ठीक है जी। इसका नाम है हफ्सा मेकअप कॉर्नर, ठीक है जी। कॉस्मेटिक्स की जो है ना ये साइट है और अभी नई समझ लेकिन नई वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है, ठीक है जी। तो इस तरह की वेबसाइट पे आपको बेसिकली प्रैक्टिस करने का अच्छा जो है ना वो टाइम मिल जाता है कि आप इस तरह की वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये है कि ऑन पेज से ज़्यादा आप जो है ना वो ऑफ पेज पे भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जो ऑन पेज है उसके लिए जो वेबसाइट है उसके क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं। तो मैंने मतलब आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ऑन पेज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लॉगर है, ठीक है, टम्बलर है। मैं आपको आज उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि टम्बलर क्या है और ब्लॉगर क्या है, ठीक है। बेसिकली ये वेब 2.0 है, ठीक है। और वेब 2.0 क्या होता है ये भी मैं इंशाल्लाह क्लास एंड पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज ये एक डिफरेंट वेबसाइट है, इसका मैंने ऑडिट करना है, ठीक है। समझ लें कि ये सपोज कर लें बेसिकली ये मैंने ही बनाई है, ठीक है। तो सपोज कर लें कि ये एक क्लाइंट ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है। इसकी मैंने एसईओ स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। इसकी मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होने वाली हैं, ठीक है जी। वो देखने के लिए मुझे सबसे पहले इसका ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सिंपली क्या करूंगा, गूगल पे आऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आके लिखूंगा साइट ऑडिट फ्री, ठीक है, या साइट ऑडिट टूल, वट एवर, किसी भी कीवर्ड से आप सर्च आउट कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे जो है ना वो टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। कोई भी रैंडमली कीवर्ड जो है ना वो आप लाइक जिसे कहते हैं ब्रॉड मैच के थ्रू किसी भी कीवर्ड से आप सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रैंडमली एक जो है ना एक टूल ओपन कर लेता हूँ, एसईओ ऑप्टिमर, ठीक है। ये सेकंड नंबर वाला। फर्स्ट नंबर वाला जो है ना ये नेल पटाल का है, ठीक है। लेकिन ये इसमें इश्यू ये आता है कि ये बेसिकली फ्री नहीं है, ठीक है जी, प्रीमियम है।
तो मैं फ्री वाला टूल देख लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। एक क्लिक पे जनरेट होती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या करना है जी कि यहाँ से डोमेन कॉपी करनी है, ठीक है। ये जो यूआरएल होता है वेबसाइट का, उसे कॉपी करके तो यहाँ पे ये देखें, ये बार बनी है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और ऑडिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। समटाइम कुछ टूल्स हैं फौरन कर देते हैं, ठीक है, स्पीड अच्छी है उनकी। समटाइम कुछ टूल्स है ना वो 5 to 6 मिनट्स या 10 मिनट्स जो है ना वो ले लेते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं या कितनी बड़ी वेबसाइट है या कितना बड़ा ई स्टोर है, ठीक है। अगर तो ई स्टोर बड़ा हो, वेबसाइट बड़ी हो, ठीक है, पेजेस ज़्यादा हों, तो फिर इस तरह की जो है ना वो उसका थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह के टूल। चलें जी, ऑलमोस्ट जो है ना ये कंप्लीट हो गया 99%। यहाँ पे जैसे ही 100% होता है, उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये खैर खुद ही होता रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑन पेज एसईओ का जो इसका इसने ग्रेड दिया ना, बेसिकली वो B- ग्रेड दिया है, ठीक है, टूल ने। बेसिकली डिफरेंट टूल्स हैं और ऐसा नहीं है कि सबके जो है ना सबकी रिपोर्ट सेम होंगी, ठीक है। हर टूल अपने हिसाब से ऑडिट करके आपको दिखा देगा कि इसमें ये कमियां हैं, ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट्स होने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेटिंग्स हैं ये ठीक होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टूल जो है ना ये ऑन पेज को B- दे रहा है, ऑन पेज एसईओ को, बिकॉज नई वेबसाइट है, ठीक है, इसलिए B- देगा। इसकी एसईओ करके फिर दोबारा से आप ऑडिट करेंगे तो यहाँ पे A या A+ आ जाएगा, डिपेंड करता है कि आपने एसईओ कैसी की है इसकी, ठीक है। लिंक्स यानी कि बैकलिंक ऑफ पेज, इसकी जो है ना उसे F दे रहा है। न्यू वेबसाइट है, ऑब्वियस सी बात है कि अभी इसकी ऑफ पेज कैसी होगी, ठीक है। हमने बेसिकली ऑन पेज के लिए ही जो है ना हमने देखना होता है स्टार्टिंग में। यूजेबिलिटी भी उसको C+ दे रहा है, ठीक है। और देन इसी तरह से परफॉर्मेंस F दे रहा है और सोशल F दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना वो वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है स्टार्टिंग में ऑडिट करके कि इसमें क्या क्या कमियां हैं जो कि हमने ठीक करनी है, ठीक है। अगर हम वो वेबसाइट हमारे हाथों की नहीं बनी हुई अगर हम खुद बनाते हैं तो फिर हमारे लिए ज़रा ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, कि हमने उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक कर लेनी होती है, ठीक है, उसकी यूजेबिलिटी भी ठीक कर लेनी होती है और उसके जो है ना वो सोशल चैनल भी साथ साथ बना देने होते हैं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, ठीक है, समझ लें कि अभी कल ही रेडी हुई है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो इस तरह से ही आपको एक रिपोर्ट दिखा देता है, ठीक है, और हाईलाइट कर देता है कि क्या क्या इसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट्स होने वाली हैं, क्या क्या ऐड होने वाला है और कौन सा सेक्शन ऐसा है जो कि आपको चेंज करना है और कौन सा सेक्शन ऐसा है जो कि आपको जो है ना वो लो प्रायोरिटी पे शो करवा रहा है कि इसकी अगर आप इसको ठीक कर देते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं ठीक करते तो कोई मसला नहीं, इसका जो है ना वो वेबसाइट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कलर्स जो है ना ये बेसिकली शो करवा रहा है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ठीक है। रेड में हाई प्रायोरिटी वाला है, ठीक है, हाई प्रायोरिटी वाले जो चेंजेस है वो आपको करने होंगे, ठीक है। अब इसमें रेड पे दिखा रहा है इंक्लूड अ मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, ठीक है, वो कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन टैग जो है ना ये इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अभी इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना वो नहीं ऐड, ठीक है, बिकॉज 0 एसईओ है इसकी, न्यू वेबसाइट है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो टूल है वो तो दिखाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ मीडियम प्रायोरिटी के चेंजेस हैं, ठीक है, जिसमें रिड्यूस योर टोटल पेज फाइल साइज है, ठीक है, हाँ, टोटल पेज फाइल साइज को वो कह रहा है रिड्यूस करो, कम करो। ऐड H1 हेडर टैग्स, ठीक है, वो कह रहा है कि H1 हेडर टैग बेसिकली इसीलिए इसे हेडर टैग्स भी कहते हैं, बिकॉज ये जो है ना काइंड ऑफ टैग की तरह जो है ना वो जो क्रॉलर होता है वो इसे अज्यूम करता है, ठीक है। तो इसे हेडर टैग्स भी कह सकते हैं, ठीक है, और हेडिंग टैग्स भी कह सकते हैं। और हेडर टैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेडर की तरफ होता है, ठीक है। हेडर मींस के जो अपर पोर्शन होता है आपके ई स्टोर का या वेबसाइट का, ठीक है, वहाँ पे आपके जितना भी डाटा आता है वो हेडर में जो है ना वो आता है, ठीक है। देन इसी तरह से
फुटर होता है, ठीक है। फुटर का डाटा वेबसाइट के जो है ना लोअर पोर्शन की तरफ होता है सारा, ठीक है जी। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है कि इम्प्रूव सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम जो है ना वो कह रहा है कि इम्प्रूव करें इसका। तो वो कैसे होगा, उसमें यह है कि इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। देन कुछ होस्टिंग साइट से भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होती हैं, वो भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। और देन अगर आपकी स्पीड पे कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े तो फिर आप क्या करते हैं कि होस्टिंग की जो कंपनीज होती हैं जहाँ से होस्टिंग बाय की होती है, ठीक है, उनके साथ कांटेक्ट करते हैं और वहाँ से वो कुछ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के डिफरेंट पैकेजेस आपको देते हैं, ठीक है। और देन डिफरेंट टूल्स आपको ऑफर कर रहे होते हैं जिनके थ्रू आपकी स्पीड जो है ना वो अच्छी हो जाती है। तो वो टूल्स बाय करने पड़ते हैं उनकी तरफ से, ठीक है जी। यहाँ पे आप मजीद देख सकते हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ रिजल्ट B- दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी, H1 भी नहीं है, मिसिंग है। तो पर्पज़ ये है कि ये आपको जो है ना आइडेंटिफाई कर देता है कि कहाँ पे क्या मिसिंग है, ठीक है जी, जब भी आप ऑडिट करते हैं, ठीक है। इमेजेस के ऑल्ट एट्रीब्यूट्स मिसिंग है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ही आप शो रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो वो आपको पूरा पाथ दिखा देगा या इमेज का नाम दिखा देगा कि इस इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट्स जो है ना वो मिसिंग है, ठीक है ही नहीं, ठीक है जी। देन वो कह रहा है एनालिटिक्स जो है ना इसमें मिसिंग है, अटैच नहीं है, यानी कि गूगल एनालिटिक्स जो होता है ना या आपके कोई और एनालिटिक्स के लिए टूल है वो वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद स्कीमा सेट नहीं है, ठीक है। स्कीमा क्या होता है ये भी इंशाल्लाह अभी आगे करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि स्कीमा क्या होता है या स्कीमा मार्कअप क्या होता है, ठीक है जी। देन फ्रेंडली लिंक्स, यानी कि वो कह रहा है सम ऑफ योर लिंक यूआरएल डू नॉट अपीयर फ्रेंडली टू ह्यूमन और सर्च इंजन, ठीक है, जिससे यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि आप ऑप्टिमाइज करें, ठीक है, ताकि सर्च इंजन को या देखने वालों को समझ आ जाए, ठीक है जी। इसी तरह आप डिफरेंट जो है ना देख सकते हैं, पेज स्पीड इन्फो दे रहा है, ठीक है, और पेज साइज इन्फो दे रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस वाले जो चीज़ें आ रही हैं ये हमने इम्प्रूव करनी होती हैं। जो टिक है डेट मीन्स कि ये ओके है, ठीक है। मिनिफिकेशन, अब ये यहाँ पे देखें समटाइम किसी किसी थीम में या किसी वेबसाइट में वो मिनिफिकेशन का देता है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट या CSS का कोड है ना, ठीक है, वो मिनिफाई करने वाला है, ठीक है जी। वो कोड इतना बड़ा है कि उसकी वजह से वेबसाइट की स्पीड या ई स्टोर की स्पीड पे जो है ना वो अफेक्ट आ रहा है। इनलाइन CSS या इनलाइन स्टाइल, ठीक है। CSS जो आपको पता है कि एक लैंग्वेज है स्टाइलिंग की, ठीक है, उसमें उसे मिनिफाई करना होता है या उसके इश्यूज आते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके ये देखें सोशल चैनल्स पे वो सब पे दे रहा है, क्रॉस कनेक्टेड नहीं है। तो ये इस तरह से आप कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और ये क्लाइंट को एज इट इज़ आगे सेंड कर सकते हैं कि ये देखें जी आपकी वेबसाइट के अभी स्टार्टिंग पोजीशन ये है, ठीक है, स्टार्टिंग में ये इश्यूज हैं जो कि मैंने रिजॉल्व करने हैं, मैंने इसको इम्प्रूवमेंट इसमें करनी है, ठीक है। इन इश्यूज को मैंने इम्प्रूव करना है और आफ्टर इफेक्ट्स जो होंगे, आफ्टर रिजल्ट जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट रिपोर्ट में शेयर करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बिफोर एंड आफ्टर ऑडिट करते हैं, ठीक है। बिफोर ऑडिट करना है, ठीक है, देन फिर आपने जब एसईओ स्टार्ट कर देनी है, फिर जब आपका वो मंथ कंप्लीट हो जाता है एसईओ का, उसके बाद मंथ एंड पे आप फिर से दोबारा से इसी तरह से ऑडिट करते हैं और फिर वो ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो क्लाइंट को सेंड करते हैं कि देखें जी ये स्टार्टिंग में इश्यूज थे जो कि मैंने रिजॉल्व किए और अब ये रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा जी, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। जहाँ पे ये बात कर रहा था ना कि यूआरएल जो है ना वो ह्यूमन फ्रेंडली या सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। ह्यूमन फ्रेंडली या सर्च इंजन फ्रेंडली कैसे करना है इसको, बेसिकली जो यूआरएल होता है ना वो कुछ इस तरह से दिख रहा होता है समटाइम कुछ पेजेस पे, लाइक लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं ना कोई भी रैंडमली एक
पेज क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें हम ना इसका ब्लॉग वाला सेक्शन देखते हैं। अगर तो इसमें कोई पोस्ट है, डमी पोस्ट, ठीक है, तो उस पर देखते हैं कि किस तरह से इसका जो है ना वो यूआरएल आ रहा है, ठीक है जी। हाँ, ये देखें, ये डमी है सारा, ये सारे जो है ना वो डमी टेक्स्ट है या डमी इसमें जो है ना आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इसलिए वो इसे डायग्नोज नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो इसे कंसीडर कर रहा है कि ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। बिकॉज ये देखें, ये जो होता है ना, ये बड़ा अजीब सा रैंडम से नाम होता है, लोरम, स्पम, इसी तरह के आपको जो है ना ये मिलेगा। लाइक आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं डमी टेक्स्ट, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरह से आता है, ये देखें। तो डमी टेक्स्ट जो है ना इस तरह का होता है। ये बेसिकली टूल ने क्या किया, वो यूआरएल में जो है ना इसे डिटेक्ट किया, तो उसने जो है ना इसे शो करवा दिया कि ये सर्च इंजन या ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो इसे ऑप्टिमाइज कैसे करना होता है हमने, यहाँ पे हम सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आकर के परमालिंक्स की एक ऑप्शन है, ठीक है। परमालिंक्स पे क्लिक करते हैं। ये देखें जी, परमालिंक पे ना ये इसका स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली इस स्ट्रक्चर को हमने ठीक करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली समझ ले के ऑप्टिमाइज हो जाता है सिर्फ वन क्लिक पे। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, डे एंड नेम के जो है ना वो उसकी सेटिंग है, ठीक है। डे एंड नेम के हिसाब से उसकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट हुई पड़ी है, ठीक है। समटाइम किसी की प्लेन होती है, उसमें क्या है कि जो उसका यूआरएल है ना वो इस तरह से आगे कोड की शक्ल में दिखा देता है। बेसिकली पीएचपी में ये पूरा का पूरा सीएमएस बना होता है, तो वो कोड में दिखा देता है, ठीक है। या समटाइम जो है ना वो उसे न्यूमेरिक में दिखा देता है, मंथ एंड नेम में दिखा देता है, ठीक है। यहाँ पे डे एंड नेम में सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट था, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करना है, इससे बेसिकली मैंने ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये इसके पीछे बैकएंड पे कोड लग गया, ठीक है। अब इस कोड के थ्रू ये क्या करेगा, जो भी पोस्ट होगी उसे बाय नेम शो करवा देगा। तो जो यूजर है ना, या जो क्रॉलर है या रोबोट है, उसे पोस्ट नेम से ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या मटेरियल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक करना है, ठीक है। पोस्ट नेम पे क्लिक करने के बाद इसको सिंपली यहाँ से आके सेव चेंजेस कर देने हैं। तो ये आपका यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा सिंगल क्लिक पे, ठीक है जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो ये बेसिकली डमी डाटा है। अगर इसमें कोई आर्टिकल होता तो अब ये देखें, ये यहाँ से वो ख़त्म हो गया क्योंकि वो यूआरएल बेसिकली चेंज हो चुका हुआ है। अब सेम इसी आर्टिकल को मैं ओपन करूँगा जिसे मैंने पहले खोला था, सारे ख़त्म हो गए, ठीक है जी। क्योंकि उसने क्या किया, इसका यूआरएल चेंज कर दिया। अभी दोबारा से इन्हें शो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोस्ट वाले सेक्शन में आके, ठीक है, इनका जो परमालिंक्स है ना वो सारे के सारे रीनेम करना पड़ेंगे। वो किस तरह से रीनेम होते हैं मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ। और बेसिकली एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा तो यही होता है कि आपने क्या करना होता है, आपने उसका जो आपका जो कीवर्ड होता है ना, ये इसके परमालिंक में शो करवाना होता है, ठीक है। यानी इसका जो लिंक होता है ना उसमें शो करवाना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें, ये स्लग या परमालिंक के नाम से आ रहा था, ठीक है। स्लग भी बेसिकली कहते हैं कि जो आपके .com से आगे का जो यूआरएल होता है ना, ठीक है, उसे स्लग कहते हैं। तो हर पेज का स्लग डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्लग जो है ना, ये देखें बिल्कुल रैंडम सा अजीब सा है। मैं इसे सेट कर सकता हूँ। ये बेसिकली इसमें टोटली जो है ना वो डमी डाटा है। तो मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, रीडर विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय रीडेबल कंटेंट, कॉपी करूँगा, ठीक है। और यहाँ से पोस्ट पे क्लिक करके परमालिंक, और देन इसे मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से ऐसे, और अपडेट कर दूंगा। अब ये इसका परमालिंक चेंज हो जाएगा। व्यू पोस्ट करूंगा तो इसका परमालिंक जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ये देखें जो मैंने चेंज कर दिया, अब ये सेम आर्टिकल उस परमालिंक के नाम से आ रहा है, ठीक है। रीडर विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय रीडेबल कंटेंट, ठीक है जी। तो इस तरह से आप यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी साइट मैप, ठीक है। साइट मैप क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब क्रॉलर
वेबसाइट को क्रॉल करता है, ठीक है, वेबसाइट का डाटा आ करके सेव करता है अपने पास। जब गूगल का क्रॉलर बिल्कुल न्यू वेबसाइट को क्रॉल करता है तो उसमें से दो चीज़ें पिक करता है। एक ये कि वो वेबसाइट के ना स्क्रीनशॉट लेता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट, हर पेज के स्क्रीनशॉट लेगा, जगह जगह से स्क्रीनशॉट लेगा जहाँ पे डाटा मौजूद होता है, ठीक है। देन एक कोड होता है, उसको हम चेक कर सकते हैं, साइट मैप .xml, ठीक है। XML बेसिकली इसके जो है ना, इसका फॉर्मेट है, ठीक है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से आपको शो करवा देता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम जो है ना वो इसे जनरेट कर देते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, जैसे ही हमने कुछ चेंजेस करने होते हैं वेबसाइट पे, ठीक है, नया डाटा ऐड करना होता है, तो हमने इसका XML जो है ना ये दोबारा से हमने इसको जनरेट करके तो अपलोड करना होता है, ताकि जब क्रॉलर फिर से आए तो वो नए डाटा को वहां से पिक करे, ठीक है। तो इसका सिंपल और बड़ा आसान सा इसका तरीका है कि यहाँ आपने आना है गूगल में, ठीक है, गूगल सर्च में आके आपने लिखना है साइट मैप जनरेटर, ठीक है जी। ये देखें, कुछ इस तरह से डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं फर्स्ट वाला ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से सिंपली वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है, यूआरएल कॉपी करके इस सर्च बार के अंदर पेस्ट कर देना है और इसे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, वन क्लिक पे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है सम टाइम ये भी, ठीक है, एज यूजुअल के जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डिफरेंट वेबसाइट्स के डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। अगर तो एक बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, तो वो ज़रा ज़्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है। अगर तो छोटी सी वेबसाइट है 15 या 20 पेजेस की, ठीक है, तो उसका जो साइट मैप है वो जल्दी जनरेट हो जाता है। तो अभी ये जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, तब तक वेट करते हैं। अच्छा जी, जब तक ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये जनरेट होगा, इसे ऐड हमने कहाँ पे करना होता है, कहाँ पे अपलोड करना होता है, ठीक है, जहाँ से आके क्रॉलर इसको पिक करता है, ठीक है। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, इसका वो जो डायरेक्टरी है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी वो डायरेक्टरी कौन सी होती है, बेसिकली हमने इसे कंट्रोल पैनल में जा करके, जहाँ से हमने होस्टिंग बाय की होती है जिस भी कंपनी से, ठीक है, उसके सी पैनल में जाके, कंट्रोल पैनल में जाके एक फाइल या एक फोल्डर होता है, वहाँ पे जाके इसको अपलोड करना होता है, ठीक है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि किस तरह से हम कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं। यहाँ से यूआरएल कॉपी किया, ठीक है, स्लैश और आगे सी पैनल टाइप कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे ये मेरे पास सेव है, इसका पासवर्ड और इसका आईडी, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका लेआउट आ जाता है कंट्रोल पैनल का, ठीक है। यहाँ से हम फाइल मैनेजर ओपन करते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ जिस तरह के आपके मोबाइल का या किसी भी डिवाइस का या टैबलेट का एक मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है, ये भी इसका एक मेमोरी कार्ड टाइप ही है, ठीक है। यहाँ पे टोटल वेबसाइट का डाटा होता है, टोटल वेबसाइट का सारे का सारा जितना भी डाटा डिफरेंट फोल्डर्स और फाइल्स की शक्ल में पड़ा होता है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से हम आते हैं पब्लिक HTML पे, ठीक है, क्लिक करते हैं, ये सारे का सारा वेबसाइट की ये सारी उसकी फाइल्स हैं डिफरेंट, यहाँ पे आके उसे अपलोड करना था। ये ऊपर अपलोड का एक बटन होता है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे से अपलोड कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये देखें, ये आपको पेजेस शो करवा रहा है इस पे कि ये इतने पेज जो है ना ये ऐड कर चुका है और स्कैन कर चुका है वेबसाइट के। अब आप कहेंगे कि इतनी छोटी सी वेबसाइट में इतने ज़रा पेजेस कैसे आ जाते हैं। ये बेसिकली कुछ पेजेस आपको टॉप पे ये दिख रहे होते हैं मेन पे, इसके अलावा हर सिंगल प्रोडक्ट का एक अलग से एक पेज बन जाता है, ठीक है, खुद से, ठीक है। PHP में खुद बनाने पड़ते हैं, लेकिन जो वर्डप्रेस होता है वो खुद ही हर प्रोडक्ट का एक अलग से एक पेज क्रिएट कर देता है।
तो यहाँ पे ये देखें, कुछ ये पेजेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, 1 2 और 5 पेजेस ये हैं, 6 हो गए, 7 8 9 10 पेजेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब बाकी इतने ज्यादा पेजेस कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं एक सिंगल किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हर प्रोडक्ट का एक अलग से एक पेज और उसका यूआरएल ओपन हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये इस प्रोडक्ट का अलग से एक पेज है। तो इसी तरह काफी सारे पेजेस होते हैं इस वेबसाइट के अंदर, वो सारे के सारे पेजेस जो है ना वो इसने ऐड करके उनका कोड जनरेट करना होता है, ठीक है, जो कि XML फॉर्मेट में होता है, ठीक है। XML बेसिकली इसका फॉर्मेट है, ठीक है जी, जो क्रॉलर रीड आउट करता है। अच्छा जी, जब तक ये कंप्लीट होता है, साथ आपको एक और चीज यहाँ पे कवर करवा देता हूँ, ठीक है। एक और हमारे पास जो है ना एक छोटी सी फाइल होती है, ठीक है, छोटा सा एक कोड होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं robot.txt। ये बेसिकली दोनों हमने कंट्रोल पैनल में ऐड करने हैं, ठीक है, और दोनों एक साथ जनरेट कर लेते हैं जब तक कि साइट मैप जो है ना वो जनरेट हो रहा है। तो robot.txt क्या होता है? रोबोट बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉलर है वो बेसिकली एक रोबोट होता है, ठीक है। तो उस क्रॉलर को अगर आप चाहें तो वो डिसअलाउ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल आपको एक जो है ना, गूगल और डिफरेंट जितने भी सर्च इंजन हैं वो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप जो है ना, अगर आप किसी ई स्टोर पे काम कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो आप क्रॉलर को वहां पे जो है ना वो डिसअलाउ कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप चाहें तो आप अपने कुछ पेजेस पे डिसअलाउ कर सकते हैं, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे डिसअलाउ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब क्रॉलर जो है ना, या वो जो रोबोट है वो आपकी वेबसाइट पे जब आता है, क्रॉल करता है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक पेज को छोड़ के आपकी सारी की सारी वेबसाइट का डाटा क्रॉल करेगा, ठीक है। सारी की सारी वेबसाइट का डाटा जो है ना वहाँ से सारा डाटा वो सेव कर लेगा, ठीक है, सिर्फ उस एक पेज को छोड़ के जिस पे आपने डिसअलाउ किया होगा। तो ये अलाउ और डिसअलाउ कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है कि ये भी हमने जो है ना बेसिकली एक ऑनलाइन टूल से ही करना होता है, डिफरेंट है, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। तो बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे आप आ करके गूगल पे जब लिखें robot.txt जनरेटर, ठीक है जी, डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं। यहाँ पे मैं कोई एक रैंडमली ओपन कर लेता हूँ। मैं जहाँ से हमने इसका ऑडिट किया था वेबसाइट का, वही वाली वेबसाइट मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली वो भी ये टूल ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये कैसे जनरेट करते हैं। साइट मैप यानी जो XML कोड होता है, ठीक है, उसके लिए, और robot.txt के लिए, ठीक है, आपको अपनी वेबसाइट का URL हमेशा यूज करना पड़ेगा। यहाँ से URL को कॉपी करते हैं और सिंपली यहाँ पे आके यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको अलाउ करना चाहते हैं तो अलाउ, बाय डिफॉल्ट अलाउ रहता है ये, ठीक है जी। अगर आप इसको डिसअलाउ करना चाहते हैं यानी कि रिफ्यूज करना चाहते हैं तो आप रिफ्यूज पे क्लिक करके इसको जनरेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसको अलाउ रहने देना चाहते हैं तो फिर ये अलाउ रहेगा, ठीक है। उसमें जितने भी रोबोट्स हैं, अलग अलग जितने भी रोबोट्स हैं, वो सारे रोबोट्स की ये सेटिंग दे रहा है ये टूल जो है ना, SEO ऑप्टिमाइजर का, ठीक है। जिसमें गूगल है, गूगल इमेजेस है, गूगल मोबाइल है, MSN है, याहू है, ठीक है, और इसके अलावा आस्क है, ठीक है, गीगा ब्लास्ट है, ठीक है, और अलेक्सा है। काफ़ी सारे जितने भी सर्च इंजन हैं सबकी वो सेटिंग दे रहा है कि आप किसको अलाउ करना चाहते हैं और किसको डिसअलाउ यानी कि रिफ्यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन आपको वो दे रहा है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैं याहू को डिसअलाउ करना चाहता हूँ, मैं आस्क को डिसअलाउ करना चाहता हूँ कि आस्क ना आए, याहू ना आए, ठीक है, और इसके अलावा मैं अलेक्सा को डिसअलाउ कर देता हूँ, रिफ्यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली ये सिलेक्ट करके, ठीक है, जो डोमेन है वो ऑलरेडी मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ पे आके नीचे एक बटन आता है क्रिएट एंड डाउनलोड, ठीक है, robot.txt। तो ये देखें, ये इस तरह से एक
कोड जनरेट कर देता है। ठीक है, ये कोड बेसिकली आपको एक TXT यानी टेक्स्ट के फॉर्मेट में मिल जाता है। ये कोड आपने वहाँ पे जाके सबमिट करना होता है आपके जो कंट्रोल पैनल होता है वेबसाइट का। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं इसको दोबारा से जिन्हें मैंने रिफ्यूज़ किया था इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे दोबारा से मैं इसको जनरेट करता हूँ। ठीक है, ये देखें अब ये कोड कम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या था जी कि जो मैंने डिसअलाउ किया था और जो अलाउ किया है, दोनों के कोड में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों के कोड में क्या डिफरेंस है। ये देखें, जिसमें मैंने डिसअलाउ किया था उसमें जो डिसअलाउ किए गए जो सर्च इंजन थे ना, उनका आगे वो नाम दे देता है। ये देखें, यूजर एजेंट डिसअलाउ, यूजर एजेंट डिसअलाउ। ठीक है, ये डिसअलाउ दे दिया उसने। ठीक है जी, अब मैंने इनको बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ कर दिया था। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट टूल की तरफ से सेट है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे जो सेकंड मैंने जनरेट किया वहाँ पे ख़त्म कर दिया। देखें डिसअलाउ में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, डिसअलाउ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डेट मीन्स कि ये सबको अलाउ कर रहा है। तो मैंने सिंपली क्या करना होता है कि इस फाइल को जो robot.txt फाइल है, ठीक है, इसको वहाँ पे अपलोड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं और इसको बेसिकली इसका मैं पाथ चेंज कर दूंगा, सेव एज, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं ताकि ये इजीली मिल जाए। ठीक है, robot.txt। ठीक है और ये सिर्फ robot.txt के नाम से ही अपलोड होना चाहिए। अगर किसी और नेम से करेंगे तो क्रॉलर जो है ना वो इसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो robot.txt के नाम से इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया और देन जो साइट मैप है वो भी जनरेट हो गया। तो साइट मैप जनरेट होने के बाद सिंपली क्या करना है, व्यू साइट मैप डिटेल्स। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। अब जो जनरेटेड साइट मैप है ना, ये यहाँ पे आपको दे देगा डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल। तो इसको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको भी कट करके इसका पाथ चेंज कर देते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, इससे भी मैं रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, साइट मैप डॉट XML। अच्छा जी, ये दोनों जो फाइल्स हैं ये मैंने बेसिकली यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट फाइल। ठीक है, डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। अच्छा जी, यहाँ पे साइट मैप, देखें एक robot.txt है और साइट मैप .xml है, दोनों फाइल्स। चलिए ये एक एक करके होगा तो एक एक करके कर लेते हैं। पहले ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर दोबारा से अपलोड। साइट मैप .xml। ठीक है, ये इस तरह से अपलोड हो जाएगा। ये दोनों फाइल्स जो है ना ये अपलोड हो गई। ठीक है, robot.txt यहाँ पे आ गया और साइट मैप .xml यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये दोनों फाइल्स है ना ये ऐड हो गई। अब इसको क्रॉलर रीड आउट करेगा। ठीक है, तो अपडेटेड जो है ना वो डाटा क्रॉलर के पास चला जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा ये भी कवर हो गया।
यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी आप लोगों ने देखा कि यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया मैंने, ठीक है। अब हम करेंगे जी स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या होता है, ठीक है। स्कीमा बेसिकली कहते हैं तरतीब को, ऑर्गेनाइज करने को, ठीक है, कि किसी वेबसाइट की क्या तरतीब है, किसी ई स्टोर की क्या तरतीब है। ये तरतीब कैसे शो होती है, यहाँ से मैं आपको रैंडमली एक एग्जांपल देता हूँ। ये सारे टैब्स जाने क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक टूल का नेम लिखता हूँ मूज, ठीक है। ये देखें, मैंने सिंपली मोज लिखा है तो गूगल मुझे ये बड़ा तरतीब से ऑर्गेनाइज्ड पूरे उसके पेजेस दिखा रहा है वेबसाइट के। ये देखें कि पहले उसका मेन पेज दिखा रहा है moz.com, ठीक है। देन उसके आगे लॉगिन वाला पेज है, ठीक है। फ्री एसईओ टूल वाला एक पेज है, ब्लॉग वाला एक पेज है, कीवर्ड एक्सप्लोरर वाला एक पेज है, ठीक है। इसी तरह से बिगनर्स गाइड टू एसईओ, ठीक है। डिफरेंट पेजेस शो करवा रहा है। ये वो पेजेस हैं जो कि मोज वाले खुद शो करवाना चाह रहे हैं गूगल के फ्रंट पेज पे। देन गूगल पे रहते हुए मोज बार अपना एक सर्च बार भी अपीयर करवा रहा है गूगल के ही पेज पे, जो कि वेबसाइट का अपना है। जो मोज बार, जो मोज की वेबसाइट है, उसका अपना एक टूल है, वो गूगल पे शो करवा रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह से ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ना ये सेट होता है, ठीक है। देखें, मैंने यहाँ पे मोज लिखा तो खाली मोज लिखने से ये सारी तरतीब शो करवा दी उसने मुझे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं इस वेबसाइट का यूआरएल देता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे क्या इसकी इसी तरह से जो है ना वो तरतीब शो करवाएगा। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं रैंडम आ रहा है, ठीक है। सिर्फ एक पेज उसने किया, ठीक है। देन नीचे और कोई पेज भी नहीं इसका दिखा रहा, ठीक है। तो कोई इसकी तरतीब नहीं शो करवाई। अगर मैं खाली ये लिखूंगा तो ये फिर वैसे ही शो नहीं करवाएगा, ठीक है। ये देखें, सेकंड नंबर पे शो करवा रहा है। पहले नंबर पे किसी टूल ने जो है ना इसको क्रॉल किया हुआ है, ठीक है, वो शो करवा रहा है। तो कोई तरतीब नहीं है। तो इसे कैसे सेट करते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। वर्डप्रेस में स्कीमा मार्कअप करना, यानी कि स्कीमा सेट करना बड़ा आसान, बड़ा सिंपल होता है, बड़ा आसान होता है। एक प्लगइन के थ्रू हम सारा का सारा स्कीमा सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है बेसिकली, सबसे पहले इसके डैशबोर्ड में आते हैं। यहाँ पे प्लगइन्स में देन ऐड न्यू प्लगइन करना होता है, ठीक है जी। यहाँ पे आके मैंने सर्च करना है स्कीमा। अब यहाँ पे मुझे स्कीमा के डिफरेंट प्लगइन्स शो करवा देगा, ठीक है। तो मैंने बेसिकली देखना है कि कौन सा ऐसा प्लगइन है जो कि मैंने सिर्फ जस्ट स्कीमा के लिए यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है स्कीमा ऐप स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है रिमूव स्कीमा, मैंने रिमूव नहीं करना, मैंने तो बेसिकली स्कीमा जो है ना वो अभी जनरेट करना है, ठीक है। मार्कअप करना है, स्कीमा बनाना है अभी वेबसाइट का, ठीक है। ऑल इन वन एसईओ टूल में स्कीमा की एक ऑप्शन दे रहा है, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ना एक प्लगइन नज़र आ रहा है खाली स्कीमा के नेम से, ठीक है, खाली स्कीमा के नेम से। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ। वैसे आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने सिर्फ वही करना है। आप डिफरेंट अपने ऑन पे डिफरेंट प्लगइन जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लगइन बेटर तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सिर्फ ये जो स्कीमा के नेम से प्लगइन आ रहा है इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा। अच्छा जी, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बेसिकली
उसका इंफॉर्मेशन वाला जो है ना वो पेज आ रहा है। तो ये हमने कहाँ से इसे ओपन करना है, यहाँ से इसे देख लेते हैं। ये बेसिकली ये रहा स्कीमा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे ना ये डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, जनरल, नॉलेज ग्राफ, स्कीमास, एडवांस, ठीक है, और क्विक कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, ठीक है। क्विक पे नहीं जाते, क्विक में वो एक बड़ा सिंपल सा इसके कॉन्फ़िगरेशन दे देता है। तो हमने डिटेल्ड स्कीमा सेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉलेज ग्राफ क्या होता है, नॉलेज ग्राफ का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको एक मोज की एक एग्जांपल दी थी। अब ये देखें, ये तरतीब तो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, कि ये गूगल ने एक ऑर्गेनाइज जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके अलावा ये राइट साइड पे भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि हर वेबसाइट की नहीं देता, ठीक है। इससे बेसिकली कहते हैं नॉलेज ग्राफ, ठीक है। नॉलेज ग्राफ कार्ड भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली नॉलेज ग्राफ जिसका सेट हुआ हो उसके बैकएंड से या उसके एडमिन पैनल से तो ही गूगल ने उसे शो करवाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे मैं इसका स्कीमा सेट करूंगा तो साथ ही गूगल उसे शो करवा देगा, ठीक है, नहीं। बेसिकली जब मैं इसका स्कीमा सेट करूंगा तो जब क्रॉलर आएगा, ठीक है, आके नया डाटा को क्रॉल करेगा, ठीक है, तो फिर जा करके इस तरतीब से जो है ना रिजल्ट को शो करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये नॉलेज ग्राफ भी सेट करना है, ठीक है, और देन फिर ये पेजेस की तरतीब सेट करनी है। तो ये कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देखें, सिंपली वो पूछ रहा है कि साइट टाइप कौन सी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ऑनलाइन शॉप है, ठीक है। पब्लिशर लोगो, यहाँ पे लोगो अपलोड कर देते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इसमें ऐड है। इंसर्ट, ठीक है, ये लोगो आ गया। सेव चेंजेस, और हर एक सेटिंग के बाद आपने चेंजेस को सेव करना नहीं भूलना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये ऐड करके आगे नेक्स्ट उसकी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, नहीं, इसे सेव करेंगे तो ही वो सेव होगा, ठीक है। देन मैं फिर नॉलेज ग्राफ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो मतलब पूछ रहा है कि दिस वेबसाइट रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि पर्सन है, ठीक है। मैं ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ई स्टोर है, ठीक है। अगर ब्लॉग होता तो फिर वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे हफ्सा मेकअप कॉर्नर वो खुद ही बाय डिफॉल्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका यूआरएल कॉपी करके ऐड कर देता हूँ। देन फिर अगेन उसका लोगो, इंसर्ट, सेव चेंजेस, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे सर्च रिजल्ट का वो पूछ रहा है कि सर्च रिजल्ट किस तरह का हो, ठीक है। ये भी मैंने खुद सेट करना है, ठीक है। इनेबल साइट लिंक सर्च बॉक्स, ठीक है। ये वाला सर्च बॉक्स जो मोज बार का शो करवा रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट ये वाला, ठीक है। वो कह रहा है कि ये सर्च बॉक्स आप भी इस तरह का इनेबल करना चाहते हैं, मैं कह देता हूँ ठीक है, क्योंकि ये यूज़र को हेल्प आउट करता है कि वो गूगल पे रह कर ही आपकी इंफॉर्मेशन वहीं से देख लेता है, ठीक है। और बेसिकली यूज़र अट्रैक्शन का जो है ना ये सबब बनती है ये चीज़ें। तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। इनेबल साइट नेम, बिल्कुल इनेबल कर देते हैं, साइट नेम इस तरह से दिखा देगा, ठीक है। साइट अल्टरनेट नेम भी मैं यही वाला सेट कर दूंगा, ठीक है, ताकि अगर किसी को अल्टरनेट दिखाए तो आपके ब्रांड नेम से ही दिखाए। सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है सोशल प्रोफाइल्स। सोशल प्रोफाइल्स में आके आपने अपने आपके जितने भी सोशल चैनल्स होते हैं ये यहाँ पे ऐड कर देने होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इस क्लाइंट का कोई सोशल चैनल या कोई सोशल पेज अभी क्रिएट नहीं किया, ठीक है, इसे स्किप कर देते हैं। कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स में क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉन्टैक्ट डिटेल होती है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी होती है, आपका फ़ोन नंबर और आपका यूआरएल। अगेन यूआरएल यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको सेव चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपके यहाँ पे कोई भी कस्टमर सपोर्ट की डिटेल देना चाहते हैं, टेक्निकल सपोर्ट है, बिलिंग सपोर्ट है, या वट जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो ऐड करके यहाँ पे आप
उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देन मैं स्कीमास पे जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि WP हेडर एंड WP फुटर, ठीक है, आपने ये इनेबल करना है कि नहीं, ठीक है, इनेबल कर देते हैं। कमेंट्स इनेबल करने हैं कि नहीं, इसको डिसेबल ही रहने देते हैं। अच्छा जी, ब्रेड क्रम्स दे रहा है। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? ब्रेड क्रम्स बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो linkedin.com, आगे ये एरो का साइन, कंपनी, फिर ये एक एरो है छोटा सा, फिर आगे मोज। ये जो एरो है ना बेसिकली जो कि शो करवा रहा है उसके पाथ को, इसे ब्रेड क्रम्स कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे ब्रेड क्रम्स आपने इनेबल करने हैं, सेट करने हैं, जो कि यूजर को पूरा पाथ शो करवाएं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो किसी वेबसाइट का फर्दर आके पेज होता है ना, वो आपको स्लैश से शो करवा रहा था कि ये स्लैश और आगे ब्लॉग, यानी ये देखें रैंडमली कोई भी पेज हो तो वो स्लैश से आपको शो करवा रहा था कि ये डिफरेंट पेज है। तो यहाँ पे जो एरो का निशान है, ठीक है, जो एरो का सिंबल है, इससे आपको उसका पूरा पाथ शो करवा देता है कि ये इसका पाथ है, ठीक है। जैसे लाइक ये backlinko.com है, ठीक है, एरो का साइन है हब, देन फिर एरो SEO, एरो मोज प्रो, ठीक है। तो इसे ब्रेड क्रम्स कहते हैं। तो मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। स्पेशल पेजेस अगर आप कुछ रखना चाहते हैं, ठीक है, इसको सेव चेंजेस कर देना, ठीक है, ये सेव हो गए, ठीक है जी, इसको सेव चेंजेस कर देना। देन स्पेशल पेजेस, आप जो भी स्पेशल पेजेस जो है ना इसमें ऐड करना चाहते हैं, 2 पेजेस स्पेशल होते ही होते हैं। वो ये होता है कि उसमें एक कॉन्टैक्ट का पेज होता है और एक अबाउट का पेज होता है, ठीक है। ये आप किसी भी ई स्टोर या वेबसाइट में मिस नहीं कर सकते। ये बेसिकली गूगल की मेन रिक्वायरमेंट है कि ये आपकी वेबसाइट में कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ से अबाउट वाला जो भी पेज आपका अगर आपने डिफरेंट एक पेज बना के रखा हुआ है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आप यहाँ से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट वाले में कॉन्टैक्ट वाला पेज आ जाएगा, अबाउट वाले में अबाउट वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। देन आगे एम्बेड्स आ रहा है। इसमें अगर आप कुछ वीडियो एम्बेड करना चाहते हैं, लाइक आप YouTube की वीडियो एम्बेड करते हैं, तो YouTube का एक आई फ्रेम का कोड होता है, एक छोटा सा HTML का कोड होता है, वो आप वेबसाइट में ऐड करके इसे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑडियो करना चाहते हैं तो बेसिकली वो जो ऑडियो, वो जो वीडियो है वो आपको यहीं पे शो करवा देता है गूगल के पहले पेज पे। जिस तरह से यहाँ पे सर्च बार शो करवा रहा है ना यहाँ पे, वैसे ही आपको वो ऑडियो या वीडियो मेन पेज पे ही शो करवा देता है, गूगल के फ्रंट पेज पे ही, ठीक है। हालांकि वो आपकी वेबसाइट का मटेरियल होता है, ठीक है। देन मैं लास्ट ऑप्शन पे जाता हूँ, एडवांस, ठीक है जी। यहाँ पे वो कह रहा है कि डिलीट डाटा अनइंस्टॉल, ठीक है, यानी कि आप इसे अनइंस्टॉल करें इस प्लगइन को तो वो क्या, वो ये सारा डाटा डिलीट कर दे? नहीं, मैं इसे इनेबल नहीं करता, ठीक है, और इसे एज इट इज सेव चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा स्कीमा जो है ना ये बेसिकली सेट हो गया, ठीक है। इतना सा काम होता है, कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, उसके बाद आपकी वेबसाइट का जो डाटा है वो गूगल पे कुछ इस तरह से शो होता है जिस तरह से मोस का शो हो रहा है। लेकिन ये फौरन ही शो नहीं हो जाता, जब ये क्रॉलर आके नए डाटा को क्रॉल करता है, नए डाटा को क्रॉल करके सेव करता है अपने डाटाबेस में, तब जा करके वो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली शो करवाना शुरू करता है, ठीक है। तो स्कीमा हमारा जो है ना इसी तरह से एक प्लगइन के थ्रू सेटल हो जाता है सारा, ठीक है। तो स्कीमा भी हमारा कवर हो गया, robot.txt भी कवर हो गया, साइट मैप भी कवर हो गया, ठीक है, और हमारा जो है ना साइट ऑडिट भी कवर हो गया, और हमने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन यानी परमालिंक स्ट्रक्चर भी सेट करना सीखा कि हम कैसे परमालिंक स्ट्रक्चर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।